हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज विजडम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर 1, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, और ये द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल्स के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ये सारे बेस्ड हैं NCERT पे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था? पिछले पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में हमने बताया था लिविंग वर्ल्ड क्या है, व्हाट इज़ लाइफ, ओके, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, फिर टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये सारे टर्म्स मैंने बता दिए थे। ठीक है, अब जो पार्ट 3 वीडियो है इसमें जो टर्म्स आएंगे वो है क्लासिफिकेशन। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। ठीक है, देन सिस्टमेटिक्स, टेक्सोनॉमी, ये सारे टर्म्स के बारे में आज मैं बताऊँगी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। ओके, तो एक बार मैं फिर बता दूँ कि जो भी नए कैंडिडेट हैं वो हमारे चैनल्स के साथ ज़रूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, उसे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इससे भी ज़्यादा कोई इजी कंसेप्ट में पढ़ा सकता है, क्योंकि मैं जो पढ़ा रही हूँ बहुत ही इजी कंसेप्ट में है। और जो मेरी जो नोट्स है, मेरी खुद की लिखी हुई नोट्स है, और आप इस नोट्स को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और मैं जिस ढंग से पढ़ाऊँगी आपको वैसे ही चुटकी में याद हो जाएगा, और आप खुद से अपने लैंग्वेज में भी आप उसे कॉपी में लिख सकते हैं, इवन आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट। तो आज की टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स में क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं, ये होता क्या है क्लासिफिकेशन, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, वर्गीकरण, यानी कि जीवों का वर्गीकरण। ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ये क्यों ज़रूरी होता है। ओके, तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑन अर्थ। दीज इंक्लूड्स वायरस, बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जैसा कि सभी को पता है, एज यू नो डैट, कि जो अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उसकी जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, जीवों की जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है हमारे अर्थ में। ठीक है, तो उसमें क्या इंक्लूड है? तो उसमें कुछ इंक्लूड है, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। ये सारे क्या हैं? ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, देन नेक्स्ट, ऑल एनिमल्स हैव सम डिफरेंस एंड सिमिलरिटी विथ ईच अदर। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके बीच कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं, कुछ सिमिलरिटी होती है। आप अगर देखो कि अगर एक एनिमल है, अगर दूसरे एनिमल से कंपेयर करो तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कुछ उसमें क्या है, डिफरेंसेस है। तो कुछ ऐसे जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, गुण होते हैं, वो मिलते हैं, और कुछ ऐसे गुण होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिफरेंसेस हैं, सिमिलरिटी हैं। ठीक है, कुछ कुछ गुण मिलते हैं, कुछ गुण नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो करेंटली अबाउट 1.8 मिलियन स्पीसीज ऑफ फाउना हैव बीन डिटेक्टेड। New species are discovered every year. Some species have also becomes extinct. तो करंट में साइंटिस्ट ने क्या बताया कि करंट में 1.8 मिलियन स्पीसीज जो हैं उसको क्या किया गया, उसका पता लगाया गया है। ठीक है, उसको डिटेक्ट किया गया है। स्पीसीज ऑफ फाउना, ये फाउना होता क्या है? तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो एनिमल्स का कम्युनिटी होता है, जो एनिमल्स, उसकी कम्युनिटी को क्या बोलते हैं? फाउना बोलते हैं। ठीक है, अगर हम वही प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की कम्युनिटी को हम लोग फ्लोरा बोलते हैं। ओके, तो आपको ये याद रखना है, फ्लोरा एंड फाउना। जो प्लांट्स की कम्युनिटी होते हैं उसे फ्लोरा कहते हैं, एंड जो एनिमल्स की कम्युनिटी होती है उसे फाउना कहते हैं। ठीक है, न्यू स्पीसीज आर डिस्कवर्ड, हर साल, एवरी ईयर न्यू स्पीसीज क्या होते हैं, साइंटिस्ट के द्वारा खोजे जाते हैं, उसका डिस्कवर किया जाता है। ओके, सम स्पीसीज हैव ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। तो उसमें से कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं जो क्या हो गए हैं, लुप्त हो चुके हैं। ठीक है, उनकी जो प्रजातियां हैं, उसकी जो स्पीसीज़ हैं वो लुप्त हो चुकी है, और कुछ का क्या करते हैं, वो पता लगा लेते हैं। हर साल किसी न किसी रूप में नए नए स्पीसीज़ की खोज होती है। ठीक है, ड्यू टू सच लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी इच ऑर्गेनिज्म सेपरेटली। तो इतने सारे जो लार्ज नंबर में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे अर्थ में, तो
इनका जो स्टडी करना ये पॉसिबल नहीं है। इतने सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स का जो स्टडी हम करेंगे तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करना ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, कहीं ना कहीं हमें क्या होती है, असुविधा होती है कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनकी हम संख्या का पता कैसे करें, ठीक है, इसका स्टडी कैसे करें, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका स्टडी करना संभव नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड ए टेक्निक टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टीज। तो इसी कठिनाई को दूर करने के लिए जो साइंटिस्ट ने एक टेक्निक को क्या किया, डेवलप किया, एक टेक्निक का विकास किया, ठीक है। इन दिस टेक्निक दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स। तो इस टेक्निक में ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले जो प्रॉपर्टीज़ हैं यानी गुण हैं, उनके आधार पर इन्हें क्या किया गया, कैटेगरीज में बांटा गया। उनकी गुण के आधार पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे ऑर्गेनिजम्स को क्या किया गया, कैटेगरी वाइज बांटा गया, डिवाइड किया गया, ओके। इफ़ यू स्टडी एनी वन ऑर्गेनिजम्स दैट फॉल अंडर वन कैटेगरी then it gives us information about all the organisms that fall under that categories। तो क्या किया गया है, यदि किसी एक कैटेगरीज के अंतर्गत आने वाले किसी एक ऑर्गेनिजम्स का स्टडी कर लें तो वह हमें क्या करता है, उस कैटेगरी में आने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स की जानकारी देता है, ओके। तो डेट्स क्लियर, आप ये समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं जो क्लासिफिकेशन है इससे क्यों रिलेट है, यानी इतने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनका पता इतनी जल्दी नहीं लगा सकते हैं, उसका स्टडी करना इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसे क्या किए हम, उसके गुण के आधार पे, उसके प्रॉपर्टीज़ के आधार पे उसे कैटेगरी वाइज बांट दिए और फिर इसका स्टडी करना क्या हो गया, संभव हो गया, पॉसिबल होने लगा, ठीक है। ये मेरी हाथ की लिखी हुई नोट्स है, तो स्टूडेंट्स इसे स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, ठीक। नेक्स्ट टर्म है बायोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। जो बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जो क्या थे, जीव वैज्ञानिक, वो जो जीव वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, जो टेक्निक का यूज़ किया, तो इस टेक्निक की मदद से जो उसमें उन्होंने क्या पाया कि ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, आइडेंटिफाई किया, उसका नेमिंग किया और उसे क्लासीफाई किया, ठीक है। तो इस टेक्निक की वजह से क्या हुआ, ऑर्गेनिजम्स में उसका पहचान होने लगा, ऑर्गेनिजम्स का उसका नेमिंग होने लगा, उसका नामांकन होने लगा, क्लासिफिकेशन होने लगा, उसका वर्गीकरण होने लगा, ठीक है। तो ये टेक्निक क्या हुआ, बहुत मददगार साबित हुआ, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। जो क्लासिफिकेशन है वो वेरियस कैटेगरीज में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो किस आधार पे, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज यानी गुण के आधार पे, स्ट्रक्चर यानी उसकी आकृति के आधार पे, रिप्रोडक्शन यानी उसके प्रजनन के आधार पे, नेचर यानी उसका स्वभाव के आधार पे, न्यूट्रिशन यानी उसके पोषण के आधार पे, ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिजम्स के ये सारे प्रॉपर्टीज़ के आधार पे क्लासिफिकेशन को वेरियस कैटेगरीज में क्या किया गया, बांट दिया गया, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। सिंस ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू कैटेगराइज बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर आप ऑर्गेनिजम्स को उसके बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे बांट दें तो उसे हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल, बायो मतलब क्या होता है, लाइफ यानी जीने का आधार, यानी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो भी लिविंग थिंग्स वाली लिविंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। तो उसी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे अगर हम ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरी वाइज बांट दें तो उसे हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ओके, यानी उसके जैविक गुण, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जैविक गुण, ओके, दैट्स क्लियर। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ द बायोलॉजिकल कैरेक्टर
एंड प्लेस दैम इनटू अ सेपरेट ग्रुप। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, कैसे होती है, उसके बायोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे, यानी उसके जैविक गुण के आधार पे क्या होती है, क्लासीफाई होती है। ठीक है, और फिर उसे क्या किया जाता है, सेपरेट ग्रुप में बांटा जाता है, अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या एक मेथड है, इसमें आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, पहचान होती है ऑर्गेनिजम्स की। तो किस आधार पे पहचान होती है, उसके कैरेक्टर के आधार पे। तो किस कैरेक्टर के आधार पे, बायोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे, यानी उसके जैविक गुण के आधार पे। ठीक है, फिर उसे क्या किया जाता है, उसे अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है, यानी उसके प्रॉपर्टीज़ के आधार पे उसे बांट देते हैं। तो हमें क्या होती है, हमें सुविधा हो जाती है, हमें ये जानने में ये पॉसिबल हो जाता है कि किस तरह की जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके किस किस तरह के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दैट्स क्लियर। तो स्टूडेंट इसे क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसे जरूर नोट्स में उतारें। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो हो गया। नेक्स्ट टर्म है सिस्टेमेटिक्स। ये सिस्टेमेटिक्स होता क्या है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, क्रमिकी, यानी क्रम के आधार पे सिस्टेमेटिक तरीके से। ये वर्ड हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं ना, सिस्टेमेटिक तरीके से ये करो वो करो, तो ये सिस्टेमेटिक्स बायोलॉजी में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रमिकी, क्रम के आधार पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द ग्रेजुअल स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सिस्टमेटिक्स, यानी जीवों का जो ग्रेजुअल स्टडी होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक कहलाता है। ठीक है, सिस्टमेटिक्स डील्स विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी एंड देयर रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन दैम। ये क्या होता है, जो सिस्टमेटिक के अंतर्गत क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स के प्रकार तथा उनकी डाइवर्सिटी तथा उनके बीच पाए जाने वाले रिलेशन का क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। दैट्स क्लियर। साइंटिस्ट स्टडिंग परम्यूटेशन आर कॉल्ड सिस्टमेटिक्स। साइंटिस्ट जो थे, ऐसे साइंटिस्ट जो सिस्टमेटिक का स्टडी करते हैं, तो वैसे साइंटिस्ट को क्या कहा जाता है, सिस्टमेटिस्ट। ठीक है, सिस्टमेटिस्ट। आपको ये याद रखना है कि जब साइंटिस्ट सिस्टमेटिक का अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सिस्टमेटिस्ट। ठीक है, दैट्स क्लियर। द नेक्स्ट, कैरोलस लीनियस। ये कैरोलस लीनियस कौन थे, ये कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट का नाम है। ओके, तो कैरोलस लीनियस फर्स्ट यूज द टर्म सिस्टेमेटिका इन हीज बुक सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है, यानी कि कैरोलस लीनियस ने ये जो सिस्टेमेटिका वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ किया था अपने बुक में। ठीक है, इसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, उनके बुक का नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, सिस्टेमेटिका वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया था। ठीक है, इन 1961 साइंटिस्ट नेम्ड जी सिम्पसन हैज़ डन अ comparative study of the diversity of organisms। तो जी सिम्पसन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी का कंपैरेटिव स्टडी किया। ठीक है, उसके डाइवर्सिटी का तुलनात्मक अध्ययन किया, कंपैरेटिव अध्ययन किया, स्टडी किया। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज सच एज कंपैरेटिव इंटरनल स्ट्रक्चर, comparative function, comparative biochemistry, etc. So, the evolutionary relationship of organisms। तो इनके प्रॉपर्टीज़ का, इनके गुणों का जो कंपैरेटिव स्टडी हुआ, जैसे कि कंपैरेटिव इंटरनल स्ट्रक्चर यानी उसकी आंतरिक संरचना, कंपैरेटिव फंक्शंस यानी उसके काम करने का तरीका। ठीक है, कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री यानी कंपैरेटिव जैव रसायन। ठीक है, तो ये सारे जो हुए, तो वो किस में शो किया गया, किस में शो किया गया, किस में दर्शाया गया, ये दर्शाया गया इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में, ऑर्गेनिजम्स के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कि विकासीय संबंध। इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशन का ही मतलब होता है डेवलप, विकास,
यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में ऑर्गेनिजम्स में ये क्या किया गया, शो किया गया, दर्शाया गया ये सारे कॉम्परेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, दैट्स क्लियर। देयरफॉर सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स एंड द डेवलपमेंटल रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन दैम। तो अतः ये सिस्टमेटिक क्या हो गया, ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिटी तथा इनके बीच पाए जाने वाले इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का अध्ययन है। ठीक है, यानी कि ये सिस्टमेटिक को हम और किस वर्ड में बोल सकते हैं कि सिस्टमेटिक क्या है, सिस्टमेटिक इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिजम्स में जो डाइवर्सिटी है यानी उसकी विविधता है, और डेवलपमेंटल रिलेशनशिप जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विकासीय संबंध। ठीक है, उनके बीच का जो संबंध है उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक्स। ठीक है, तो डेवलपमेंटल रिलेशनशिप और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दोनों एक ही वर्ड है, क्योंकि डेवलपमेंटल का मतलब होता है विकास करना और इवोल्यूशनरी का मतलब भी होता है विकास करना, तो दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप इसे दूसरे वर्ड में भी बोल सकते हैं, अगर किन्हीं को ये याद नहीं है तो आप दूसरा भी याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आर कॉल्ड सिस्टमेटिक्स, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के डाइवर्सिटी का स्टडी करना एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का स्टडी करना क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक्स। दैट्स क्लियर, स्टूडेंट समझ गए होंगे अच्छे से। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, ताकि आप इसका नोट्स तैयार कर सकें। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देन नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टर्म आता है टेक्सोनॉमी। ठीक है, हमने जाना क्लासिफिकेशन के बारे में, सिस्टमेटिक्स के बारे में। देन नेक्स्ट टर्म है टेक्सोनॉमी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकी। टेक्सोनॉमी वर्गीकी, यानी ये सारी जितने भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वेरी कर रहा है क्लासिफिकेशन से। ओके, तो हम टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे कि टेक्सोनॉमी आखिर होता क्या है, वर्गीकी होता क्या है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी, यानी कि जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ें तो क्लासिफिकेशन की जो प्रिंसिपल होती है उसकी सिद्धांत होते हैं, क्लासिफिकेशन का जो सिद्धांत होता है उसका प्रोसीजर होता है यानी उसकी प्रक्रिया होती है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी। जब आप क्लासिफिकेशन के सिद्धांत का स्टडी करेंगे यानी उसकी प्रिंसिपल का स्टडी करेंगे, उसकी प्रक्रिया यानी उसके प्रोसीजर का स्टडी करेंगे या अध्ययन करेंगे, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, टेक्सोनॉमी कहेंगे या वर्गीकी कहेंगे। दैट्स क्लियर। जैसे कि प्लांट टेक्सोनॉमी, तो अगर हम प्लांट टेक्सोनॉमी यानी प्लांट क्लासिफिकेशन में अगर हम बात कर रहे हैं या टेक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लांट टेक्सोनॉमी कहेंगे। ओके, ठीक है, अगर हम एनिमल की बात करेंगे तो हम एनिमल टेक्सोनॉमी कहेंगे। दैट्स क्लियर। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में हम कहें तो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड टेक्सोनॉमी। अगर आप दूसरे वर्ड में कहें, यूँ कहें तो अगर आपको ये चीज़ टर्म याद नहीं हो रहा है तो अगर आपको बोला जाए कि टेक्सोनॉमी को अदर वर्ड में समझाओ तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, नॉमेनक्लेचर यानी नामांकरण एंड क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, ये तीनों जो क्या होता है ऑर्गेनिजम्स में, ये तीनों चीज़ अगर होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, टेक्सोनॉमी। यानी जिस ऑर्गेनिजम्स में हम आइडेंटिफिकेशन करें, उसका नॉमेनक्लेचर करें, उसका क्लासिफिकेशन करें, तो ये तीनों जो टर्म होते हैं मिला के क्या बनता है, टेक्सोनॉमी। ठीक है, दैट्स क्लियर। एंड नेक्स्ट है ईच ऑर्गेनिजम्स हैज ए स्टैंडर्ड नेम फ्रॉम विच इट इज नॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। जैसे कि यहाँ पे वर्ड है स्टैंडर्ड नेम, तो ये स्टैंडर्ड नेम हर ऑर्गेनिजम्स में क्यों होता है, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड नेम रखना ही क्यों जरूरी है ऑर्गेनिजम्स में। तो सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं कहीं ना कहीं सबका एक मानक नाम होता है, एक स्टैंडर्ड नेम होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर हम स्टैंडर्ड नेम रखते हैं तो सारे वर्ल्ड में उसे एक नाम से पुकारा जाता है उस ऑर्गेनिजम्स को, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे,
नाम पद्धति यानी नॉमेनक्लेचर, यानी कि प्रत्येक जीव जो होते हैं उसका एक स्टैंडर्ड नेम होता है, जिससे क्या होता है सारे वर्ल्ड में उसे जाना जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, नॉमेनक्लेचर या नाम पद्धति। ठीक है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट। तो ये कब पॉसिबल होगा, नॉमेनक्लेचर कब पॉसिबल होगा, यह तभी पॉसिबल होगा जब ऑर्गेनिजम्स का डिस्क्रिप्शन क्या हो, बिल्कुल करेक्ट हो, बिल्कुल सही हो। ठीक है, बिना ऑर्गेनिजम्स के जो डिस्क्रिप्शन अगर आप सही नहीं रखते हो तो उसका नॉमेनक्लेचर रखना ज़रूरी मतलब पॉसिबल नहीं होगा। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर आप जानते हो तो उसका डिस्क्रिप्शन सही होना चाहिए, उसका डिटेल्स सही होनी चाहिए, तभी आप उसका क्या कर सकते हो, नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। दैट्स क्लियर। मॉडर्न बायोलॉजिस्ट जनरली यूज देयर टर्म एज सिनोनिम्स। जो मॉडर्न बायोलॉजिस्ट हैं, आमतौर पे देखा जाए जो आज की आधुनिक यानी मॉडर्न बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, विज्ञान शास्त्री, जीव विज्ञान शास्त्री हैं, वो क्या करते हैं, जनरली थ्री टर्म्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, और तीनों टर्म्स क्या है, एक दूसरे का सिनोनिम्स है। ओके, तो वो तीनों टर्म क्या है, जैसे कि एक टर्म है क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी एंड नेक्स्ट है सिस्टमेटिक। यानी ये तीनों टर्म कहीं ना कहीं क्या है, एक दूसरे का क्या है, पर्यायवाची है, यानी सिनोनिम्स है। ठीक है, तीनों शब्द कहीं ना कहीं एक जैसे मिलते हैं। अगर आप क्लासिफिकेशन पढ़ो तो उसमें टेक्सोनॉमी की बात जरूर आएगी, टेक्सोनॉमी पढ़ो तो सिस्टमेटिक की बात जरूर आएगी, या सिस्टमेटिक पढ़ो तो उसमें क्लासिफिकेशन की बात जरूर आएगी, या टेक्सोनॉमी पढ़ो तो उसमें क्लासिफिकेशन की बात जरूर आएगी। तो मैंने पहले ही बताया था कि सारे जो आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से वेरी कर रहा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो टेक्सोनॉमी हो, चाहे वो सिस्टमेटिक्स हो। दैट्स क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप जरूर उसे कॉपी में नोट करें। चलिए, हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टर्म है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर क्या होता है, हम बता चुके हैं कि नॉमेनक्लेचर क्या है। नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, सभी ऑर्गेनिजम्स का एक स्टैंडर्ड नेम होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, सारे वर्ल्ड में उसे जाना जाता है। ठीक है, उसके नाम के थ्रू, जिसे हम नाम पद्धति कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, यानी नॉमेनक्लेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, नामकरण। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स यूजुअली हैव लोकल नेम्स अकॉर्डिंग टू द रीजनल लैंग्वेज। जैसे कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो आमतौर पे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ऑर्गेनिजम्स को एक लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पुकारते हैं, एक स्थानीय नाम के अकॉर्डिंग उसे पुकारते हैं। ठीक है, द नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑल्सो डिफर। दिस काउजेज इनकन्वीनियंस टू साइंटिस्ट engaged in the study of an organisms in the world। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स का नाम होता है डिफरेंट रीजन में डिफरेंट होता है। आप कहीं भी चले जाओ, अलग अलग रीजन्स में ऑर्गेनिजम्स के जो नाम होते हैं वो भी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो बताया गया है कि दिस काउजेस इनकन्वीनियंस टू साइंटिस्ट इंगेज इन द स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड। इससे क्या हुआ कि इससे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनिजम्स के स्टडी में जो लगे हुए साइंटिस्ट हैं उनको क्या होने लगी, इनकन्वीनियंस, उन्हें असुविधा होने लगी। ठीक है, लाइक इन इंडिया द डॉग से, जैसे कि इंडिया में हम लोग क्या कहते हैं, भारत में हम लोग से कुत्ता कहते हैं, डॉग को कुत्ता कहते हैं। ठीक है, सो इट इज़ नॉन एज डॉग इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में क्या कहते हैं, डॉग, एंड हॉर्न इन जर्मनी, और जर्मनी में क्या बोलते हैं, उसे हॉर्न नाम से पुकारते हैं। यानी इंडिया में कुत्ता, ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड में DOG डॉग, एंड जर्मनी में HOND हॉर्न। यानी कि है एक ही ऑर्गेनिजम्स, लेकिन तीनों कंट्री में अलग अलग नाम से पुकारा गया उसी डॉग को। ठीक है, एन ऑर्गेनिजम्स इज known by different names in different parts of the same country। तो एक ऑर्गेनिजम्स को एक ही कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, लाइक चाइना रोज इज कॉल्ड
चाइना रोज, यानी चाइना रोज क्या है, एक स्टैंडर्ड नेम है, ठीक है, स्टैंडर्ड नेम। तो लाइक चाइना रोज इज कॉल्ड जवा इन बंगा, ठीक है। तो बंगला में हम लोग या बंगाल में चाइना रोज को जवा नाम से पुकारते हैं, ठीक है। हम भी जानते हैं कि बंगाल मैं भी गई हूँ और हमने भी वहाँ पे उस चाइना रोज को जवा के नाम से पुकारा है, ठीक है। तो मुझे ये पता है, मोस्टली सारे स्टूडेंट्स को या बहुत सारे लोगों को ये पता है कि बंगाल अगर आप जाओगे तो वहाँ चाइना रोज को जवा के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। जसवंत इन मराठी, लेकिन जब अगर आप मराठी लैंग्वेज की बात करो तो वहाँ पे मराठी में उसे किस नाम से पुकारा जाता है, जसवंत, ठीक है। एंड मंदार इन उड़िया, जब आप उड़िया की बात करो तो उड़िया में उसे मंदार कहते हैं। है एक नाम, स्टैंडर्ड नेम चाइना रोज, लेकिन उसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज से पुकारा जाता है, ठीक है। दैट्स क्लियर। साइंटिस्ट हैव गिवन द स्टैंडर्ड नेम of each organisms to avoid a diversity of names, and organisms by this name is known all over the world. This process is called nomenclature, ठीक है। तो जो nomenclature है, nomenclature में डाइवर्सिटी की सिचुएशन से बचने के लिए साइंटिस्ट ने प्रत्येक जीव का एक स्टैंडर्ड नाम दिया, यानी each organisms का एक स्टैंडर्ड नाम दिया, ठीक है। और इस नाम से कोई भी ऑर्गेनिजम्स पूरे वर्ल्ड में जाने जाना लगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर, यानी नाम पद्धति। दैट्स क्लियर। द प्रोसेस हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल द साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस प्रोसेस को वर्ल्ड के सभी साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, ठीक है। तो apparently the name system is possible only when the description of the organisms is correct, and we should know which organisms this name is। यानी कि apparently यानी कि स्पष्ट हुआ कि जो नॉमेनक्लेचर तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनिजम्स का क्या हो, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही हो, ठीक है, करेक्ट हो, और हम यह जाने कि ये जो नाम है, ये जो ऑर्गेनिजम्स के नाम है वो किसका है, किस ऑर्गेनिजम्स का नाम है। हम कैसे जानेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि जो हम ऑर्गेनिजम्स का नाम रख रहे हैं तो वो ऑर्गेनिजम्स कौन है, ठीक है, तभी उसका क्या होगा, हम नाम रख सकेंगे, ठीक है। दैट्स क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। नेक्स्ट, द बेसिक ऑफ साइंटिफिक नेम फॉर प्लांट्स इज द एक्सेप्टेड नॉर्म एंड क्राइटेरियन, ठीक है, गिवन बाय द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ICBN। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, प्लांट्स के लिए एक नाम का आधार बनाया, एक कोड बनाया। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कोड बनाया, प्लांट्स के लिए भी कोड बनाया और एनिमल्स के लिए भी कोड बनाया, ठीक है। तो वो कोड क्या है, वो कोड है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, यानी ICBN, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ICBN के अंतर्गत जितने भी प्लांट्स आते हैं, ठीक है, तो उस प्लांट को रखा गया, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या हो गया, जितने भी प्लांट्स होते हैं उसका नोमेनक्लेचर किया गया, उस प्लांट्स का पूरा नामांकन किया गया, ठीक है। तो ये कोड है, ये इंटरनेशनल कोड है, ये साइंटिस्ट ने किया, ठीक है। देन उसी प्रकार द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर नेमिंग एनिमल्स, यानी कि ये जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत क्या हुआ, इसमें जितने भी एनिमल्स हैं उसका नामांकन हुआ, यानी उसका नोमेनक्लेचर हुआ, ठीक है। तो यानी इसके अंतर्गत जितने भी एनिमल्स इंक्लूड हैं, ठीक है, उन सारे का क्या किया गया, नोमेनक्लेचर किया गया, उसका नेमिंग रखा गया, ठीक है। तो ये कोड है, ये है कोड जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यानी एनिमल्स के लिए, और बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ये प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को ज़रूर याद करना है ये,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म जरूर याद करेंगे। देन नेक्स्ट, biologists follow publicly accepted rules for giving scientific names to know organisms and also ensure that the same names does not belong to any other organisms। तो इसमें क्या हो गया, तो जो साइंटिस्ट थे यानी कि जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नाम देने के लिए, यानी ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नाम देने के लिए उसे क्या किया, इंश्योर किया। ठीक है, ऐसा इंश्योर किया कि एक ही नाम के किसी दूसरे जीव का ना हो, एक ही नाम किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स का ना हो। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि जो बायोलॉजिस्ट हैं यानी जो वैज्ञानिक हैं, जीव वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो साइंटिफिक नेम हैं, ठीक है, तो वो ये इंश्योर किए कि एक ही नाम का कोई दूसरा ऑर्गेनिजम्स ना हो। ठीक है, दैट्स क्लियर। तो इससे क्या होगा, अगर एक ही नाम के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, हम इसका स्टडी नहीं कर पाएंगे, हम कैसे इंश्योर कर पाएंगे कि वो यही एनिमल है। इसलिए उन्होंने ये इंश्योर किया कि कोई भी अगर एनिमल है उसका अगर एक नाम है तो दूसरे एनिमल्स का वो नाम मैच ना करे। ठीक है, नेक्स्ट, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय साइंटिस्ट which despite differing in language and reason gives equal understanding to all people is called scientific name। इसमें क्या हुआ, ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक द्वारा, यानी कि साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स का जो नमनक्लेचर किया, ठीक है, उससे क्या हुआ, जो क्या हो गया, उसके लैंग्वेज को, उसके रीजन्स को, रीजन्स में जो भी लोग रहते हैं क्या उसे क्या करें, वो समझ पाए। ठीक है, तो साइंटिस्ट के द्वारा क्या हुआ, साइंटिस्ट के द्वारा जो नोमेनक्लेचर रखा गया, उसका नेमिंग किया गया, किसका नेमिंग किया गया, ऑर्गेनिजम्स का। तो वो ऐसा नेमिंग किया गया ताकि कहीं भी रीजन्स में, किसी भी लैंग्वेज में अगर उस ऑर्गेनिजम्स को पुकारा जाए तो लोग क्या करें, उसे अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम। यानी कि साइंटिफिक नेम जो भी होता है वो एक होता है। यानी मान लीजिए कि 100 ऑर्गेनिजम्स हैं तो 100 ऑर्गेनिजम्स की सभी की स्पीसीज अलग अलग होगी, लेकिन इसमें क्या किया गया, साइंटिफिक नाम एक रखा गया। ठीक है, और जो साइंटिफिक नाम रखा गया वो सभी लोगों को समझ में आने लगा। ठीक है, वो समझ गए सभी लोग कि जो स्टैंडर्ड नेम है, जो साइंटिफिक नेम है, वो किसी ऑर्गेनिजम्स का एक ही है, उस साइंटिफिक नेम का मैच दूसरे से नहीं किया गया। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम। तो आप लोग क्या कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाऊँगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, द्विनाम पद्धति, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो उसमें आपको बताऊँगी कि ये जो द्विनाम पद्धति है, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर है, ये क्यों, ये जो वर्ड है इसका कैसे ये यूज़ किया गया ये वर्ड। ठीक है, और किस किस पे वर्ड किया गया, किस किस प्लांट्स में, ठीक है, और एनिमल्स में ये चीज़ वर्ड यूज़ किया गया। ठीक है, तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखेंगे। पहले आप इस वीडियो को अच्छे से समझें, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो को देख के नहीं समझेंगे तो आपको पार्ट 4 वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए कंसेप्ट को जानना ज़रूरी होता है। जब तक आप शुरुआत नहीं जानेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप बेस से उठा के पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और जितना भी मैं समझा रही हूँ आप उसे अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट ये मेरी खुद की लिखी हुई नोट्स है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और आप इसे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ये मेरा विश्वास है। कहीं ना कहीं आप भी वीडियो देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो देख के समझ रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, और इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, इन्हें शेयर भी ज़रूर करें। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाय, टेक केयर।